सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपे आवंटन पत्र। कहा, सरकार कर रही लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का काम। नारायणगढ़ में 11 अगस्त से ऑनलाइन डीड पंजीकरण प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट होगा शुरू। सभी राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक समय में होंगे अपडेट। जमीन के लेन देन में बढ़ेगी पारदर्शिता। आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज दिल्ली में हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने जताया दुख। राज्यसभा की कार्रवाई की गई स्थगित। और डाक विभाग ने भिवानी में एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी का किया शुभारंभ। डाक सेवाओं के लिए अब नकद की जरूरत नहीं, क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई से होगा भुगतान। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 3,884 लोगों को आवंटन पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी में 1,144 लाभार्थियों को अंतिम मलकियत प्रमाण पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आवंटन पत्र केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि सपनों की कुंजी है। ये एक नई शुरुआत है। अब लोगों के पास अपना घर होगा। सरकार ने उनको अपना हक देते हुए 100 गज प्लॉट के कागज और कब्जा दिया है। यह सरकार की अंत्योदय की नीति का फल है। उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं कि आपके उन सपनों को ये हमारी डबल इंजन की सरकार हकीकत में बदल रही है। आज यहां इस मंच से आपको मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो अंतरिम मलकियत के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, ये आपके सपनों की कुंजी है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपका अपना घर होगा जिस पर आपका हक है। अब आपका पूरा ये हक देने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पहले गरीब का सपना होता था कि उसके सिर पर छत हो, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। पहले प्लॉट सिर्फ फाइलों और भाषणों में होते थे, लेकिन इस सरकार ने सैकड़ों गांव में काटे गए प्लॉट की रजिस्ट्री पात्र लोगों को थमा दी। 500 प्लॉट और मिले हैं जिन पर सर्वे कर लोगों को मकान दिया जाएगा। आदमी केवल सोचता था क्या कभी सर के ऊपर क्या पक्की छत होगी। प्लाट केवल फाइलों पर होते थे और भाषणों में होते थे। एक खाली पर्चान को दिखा दिया जाता था आपका ये प्लॉट है, लेकिन किसी को धरातल पर गरीब आदमी को प्लॉट नहीं मिलता था। लेकिन नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने आदेश दिए हमारे मंत्रालय को कि पूरे प्रदेश में जिन गांव के अंदर प्लाट पहले काटे गए उनको कब्जा नहीं मिला, हमने अब से पहले सैकड़ों गांव के अंदर उन गरीब आदमियों की रजिस्ट्री उनके हाथ में देकर उनको कब्जा देकर बिठा दिया है। प्रदेश सरकार आगामी 11 अगस्त से नारायणगढ़ तहसील में ऑनलाइन पेपरलेस डीड पंजीकरण प्रणाली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये प्रोजेक्ट आम जनता के लिए भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल और कारगर बनाने के लिए बनाया गया है। इस नागरिक अनुकूल प्रणाली के तहत संपत्ति खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य जनता के संपर्क या प्रत्यक्ष उपस्थिति को कम करना है। इस टेम्पलेट आधारित आवेदन मॉड्यूल के साथ आवेदन सत्यापन के लिए संबंधित तहसील कार्यालय भेजा जाएगा और उसी पोर्टल पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आवेदक भुगतान कर अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर सकता है। आवेदक को अपॉइंटमेंट देने वाले दिन केवल फोटोग्राफ और हस्ताक्षर तथा बायोमेट्रिक के लिए उपस्थित होना होगा।
उन्होंने कहा कि नए मॉडल की एक प्रमुख विशेषता लेन देन में बढ़ी हुई पारदर्शिता है। सभी राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक समय में अपडेट किए जाएंगे और किसी संपत्ति पर किसी भी मौजूदा विवाद, ऋण भार या लंबित ऋण को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान स्वचालित रूप से चिन्हित किया जाएगा, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों ही निर्णय ले सकेंगे। यह सुधार रेवेन्यू लीकेज को रोकेगा, सरकारी आय में वृद्धि होगी और भूमि से जुड़े लेन देन में अधिक विश्वास और जवाबदेही आएगी। लोकप्रिय आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। जून में उन्हें गुर्दे की तकलीफ और स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गहन देखभाल और जीवन रक्षक प्रणाली के बावजूद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। कई हफ्तों तक गंभीर उपचार के बाद आज सुबह 8:56 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य थे। उनके जाने से एक विशाल राजनीतिक विरासत का अंत हो गया। झारखंड के राजनीतिक और आदिवासी परिदृश्य में एक गहरा शून्य पैदा हुआ है। उनके सम्मान में राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपसभापति ने कहा कि शिबू सोरेन केवल एक सांसद नहीं थे, वो बेजुबानों की आवाज थे। गरीबों, आदिवासियों और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए एक अथक पैरोकार थे। झारखंड के निर्माण में उनका योगदान और जनसेवा के प्रति उनकी बिना शर्त प्रतिबद्धता भारतीय संसदीय इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगी। शिबू सोरेन का संसदीय जीवन दशकों तक चला। वो 8 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वंचितों की धीमी आवाज को भी राष्ट्रीय विमर्श के लिए लाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, उनका निधन सामाजिक न्याय के लिए एक विशाल क्षति है। उन्होंने जनजाति पहचान और झारखंड के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि शिबू सोरेन एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वो आदिवासी समुदाय, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। जानते थे आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह इनका निधन हुआ। ऐसा लगता है कि मानो झारखंड की जनता, देश के आदिवासी समूह के लोगों के बीच में एक छांव की तरह अपने बाहें पसार कर लोगों को संरक्षण देते रहे। आज वो छांव हम लोग के बीच में नहीं। लघु सचिवालय नू परिसर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ग्रीवेंस की बैठक में कुल 24 परिवाद रखे गए, जिनमें से 18 परिवाद का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और 6 परिवादों को पेंडिंग रखा गया। सरकार के द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों के अलावा हाल ही में नूह जिले में नियुक्त हुए अधिकारियों से परिचय किया गया। राव नरबीर सिंह ने कहा कि SYL के पानी को लेकर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित एक बड़ी बैठक होगी। उम्मीद यही है कि काफी वर्षों से चले आ रहे SYL के पानी को लेकर कोई अच्छी खबर हरियाणा के लिए आएगी। अरावली पर्वतमाला के समीप करीब 10,000 एकड़ भूमि में बनने वाले जंगल सफारी का 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई अधिकारियों की टीम ने दौरा किया था। उम्मीद है कि विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी का काम जल्दी शुरू होगा। अगले महीने इसकी रिपोर्ट आएगी और उम्मीद करता हूँ इनका भी समाधान हो जाएगा। दिन पहले कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, माननीय भूपेंद्र सिंह यादव आए थे और उन्होंने उस जगह का निरीक्षण किया, अवलोकन किया और उम्मीद कर सकता हूँ कि जल्दी ये सिरे चढ़ेगी। उम्मीद के ऊपर ही दुनिया जिंदा रहती है। हरियाणा उम्मीद के ऊपर ही है। मैं ये मानता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, पंजाब सरकार भी उसको माने कि केंद्र इसमें अहम भूमिका निभाएगा और सकारात्मक रिपोर्ट आने की उम्मीद है।
झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड का निर्माण उन्होंने किया था। आदिवासियों के लिए उन्होंने बड़े काम किए थे। राजनीति में उनकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कल नरवाना के ऐतिहासिक गांव धमतान साहिब के लिए लगभग 72 करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं की घोषणा की। यह किसी एक गांव के लिए की गई अब तक की सबसे बड़ी विकास योजना में से एक मानी जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार गांव को शहरों से भी आगे ले जाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। गांव में जो सुविधाएं आज तक केवल कागजों तक सीमित थी, वो अब धरातल पर उतरेंगी। उन्होंने कहा कि धमतान साहिब में आने वाले वर्षों में विकास के ऐसे काम होंगे जो पूरे हरियाणा के लिए मिसाल बनेंगे। उन्होंने बताया कि 66 करोड़ रुपए की लागत से गांव शिवर महाग्राम योजना में सीवर लाइन और पेयजल की सुविधा को अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत नहर से साफ पानी सीधे गांव में लाया जाएगा और गांव के हर घर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। शीघ्र ही इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गांव से अन्य गांव को जोड़ने वाली 4 नई सड़कों का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। 67 करोड़ रुपए हमारा सीवर महाग्राम योजना में सीवर और पीने का पानी नहर से सीधा गांव में आएगा। उस योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है और 4 सड़कें और मंडी के अंदर भी 2 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। ये सारा मिला के लगभग 72-73 करोड़ रुपए बनते हैं। इसके अलावा गांव के लगभग 90 विकास कार्यों की सूची सभी वर्गों की धर्मशाला हमारे सरपंच साहब ने लिख के दी है। सभी गलियों का, नालियों का और सभी स्कूल के जितने कार्य मिला के मैं आज सभी को मंजूरी देकर जा रहा हूं और सभी डिपार्टमेंटों में उन कामों को भेजकर उन कामों से मोहर लगाने का काम करेंगे। और 17 तारीख को मुख्यमंत्री जब आएंगे, इस प्रकार का भव्य स्वागत आज धमतान साहिब के लोगों ने मेरा और मेरी पार्टी के लोगों का, मेरे साथियों का यहाँ पर किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 17 तारीख को इससे बड़ा जलवा नरवाना में देखने को मिलेगा। पलवल के गांव अल्लाहपुर के निकट आज महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने की। शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि महाराजा अग्रसेन भवन के निर्माण के लिए सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी निकाय विभाग पलवल के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शहर के विकास कार्यों के लिए समुचित बजट प्रदान किया जाएगा। पहला चरण था, इसके 2 चरण के अंदर काम होगा और इसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। इसको इसमें पार्किंग बनाने का काम, इसमें कमरे बनाने का काम, इसमें एयर कंडीशन लगाने का काम और भी जो काम भाई गौरव गौतम उनके साथ बैठेगा जो लेकर जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी का जीवन रहा है, त्याग, तपस्या, धार्मिक, समाजवादी, मुझे लगता है कि उसकी प्रेरणा देने का काम ये भवन पूरे इलाके के लिए किया जाएगा। आने वाले समय पर हमने प्रयास किया कि और आगे करेंगे भी। जिस प्रकार से लाइन पार के इलाके के लिए 35 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था और आने वाले समय पर मॉडल रोड हो, पलवल सीसीटीवी कैमरे में पूरा कैद हो, चौराहों का सुंदरीकरण हो, या जो जिस प्रकार की अभी समस्याएं नई दिखाई दी हैं पानी की, उस पर जल्दी समाधान करने का काम करें। बीएसएनएल ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नए उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष फ्रीडम प्लान पेश किया है, जिसमें उपभोक्ता हाल ही में शुरू हुए बीएसएनएल 4G सेवाओं का मात्र ₹1 में 1 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। योजना के तहत उपभोक्ता नया सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना सीमित समय के लिए लागू की गई है और इसका नए उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर फायदा होगा। अंबाला छावनी में आज बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक केबी मीणा ने बताया कि इस प्लान के अंतर्गत ग्राहकों को मुफ्त सिम उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता 1 महीने तक प्रतिदिन 2 GB डेटा व अनलिमिटेड कॉलिंग का आनंद उठा सकते हैं। ये ऑफर 31 अगस्त तक उपलब्ध है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राहक अपने नजदीकी बीएसएनएल सेवा केंद्रों में पहुंचकर नया सिम कार्ड खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम तेजी से बीएसएनएल के नेटवर्क को और मजबूत कर रहे हैं तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है।
₹1 में हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिम दे रहे हैं, जिसमें 2 GB पर डे डेटा अवेलेबल होंगे, 100 SMS पर डे अवेलेबल होंगे, आपका वॉइस कॉल अनलिमिटेड होंगे और ये पूरा महीना वैलिडिटी रखेगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये वैलिडिटी वैलिड रहेगा और ये हमारे सारे सर्विस केंद्रों में, हमारे सारे फ्रेंचाइजीज रिटेलर्स के पास ये सिम अवेलेबल रहेगा। उपभोक्तागण कहीं से भी ₹1 में ये सिम परचेज कर सकते हैं और एक्टिवेट करा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। वहीं बीएसएनएल का सिम लेने आए उपभोक्ताओं ने बताया कि बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर जो ऑफर उपभोक्ता को दिया है ये काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे लोग बीएसएनएल के नेटवर्क का और अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और रोजाना 2 GB मुफ्त डाटा का भी लाभ मिलेगा। वह उसका स्वागत करते हैं। ₹1 में सिम दिया है, बहुत अच्छी योजना है और लोगों को इसका बहुत लाभ होगा। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हम बीएसएनएल अगर चला रहे हैं सिम, तो लोगों से भी अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बीएसएनएल का सिम लें और उसको यूज करें। बहुत ही अच्छा है, कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, ना नेटवर्क की प्रॉब्लम आई, ना कभी फोन मिलने पर आई। मैं यहाँ बीएसएनएल में आया हूँ आज ₹1 वाला सिम लेने। यहाँ मतलब गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है। फायदा तो है ही है, मान लो 1 महीने का नेटवर्क मिल रहा है और कॉलिंग अनलिमिटेड मिल रही है और ये आजादी के उपलक्ष्य में निकाला है, एक ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज यहाँ पे आजादी का, अपनी आजादी स्वदेशी नेटवर्क को देख के कि इन्होंने ₹1 में सिम लॉन्च किया, तो उसको लेने के लिए आए थे हम बीएसएनएल के ऑफिस में और बहुत अच्छी स्कीम हमें ये लगी है। तो जैसे अब ₹1 में निकाल दी और अनलिमिटेड दे रहे हैं, उसके अंदर 1 मंथ का डाटा, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा और लोगों की जेब के ऊपर ये एक अच्छी सेविंग उनकी रहेगी। सिरसा के गरीब परिवार को सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन आने का निमंत्रण मिला है। सिरसा निवासी श्यामलाल राष्ट्रपति के बुलावे पर दिल्ली जाएंगे। पूरे भारत से बुलाए गए कुल 150 लोगों में राष्ट्रपति से बुलावा मिलने पर परिवार के सदस्य फूले नहीं समा रहे हैं। श्यामलाल और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का आभार व्यक्त किया। पोस्ट ऑफिस से निमंत्रण देने पहुंचे पोस्टमास्टर कृष्ण सचदेवा ने जब परिवार के सदस्यों को निमंत्रण दिया तो श्यामलाल और उनकी पत्नी मधुबाला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें 15 अगस्त के लिए निमंत्रण मिला है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इस तरह का निमंत्रण मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर और दलितों के लिए सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। श्यामलाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाया था। उन्होंने अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा कि थोड़ी सी मेहनत और सरकार का सहयोग गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मैंने सपना भी नहीं सोचा था, क्योंकि जिस हिसाब से कमेटी ने मेरे थ्रू एक लेटर आया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो उन्होंने मेरे को भेजा, तो उसी हिसाब से मैंने ये मकान भी तैयार करवाया। तो मुझे आज बहुत खुशी है, क्योंकि राष्ट्रपति जी हमें इनवाइट कर रहे हैं वही भोजन के ऊपर। उनका, सरकार का, सभी आए हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत खुशी प्राप्त हुई है। गरीबों, दलितों, छोटे मजदूरों के लिए बहुत बड़ी अच्छा कार्य करी है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कह रही हूँ जैसा मेरा बड़ा है ना, ऐसा सबका ही हो। मैंने आज 15 साल तक बहुत पानी भरा है, मैं समझ रहा हूँ सीवर का गंदगी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद है। मोदी जी हमारे को ये ना करते तो शायद कहता आज भी मैं जैसे लोगों के पानी भरता बारिश में, कल सड़क भरी हुई होती है, ऐसे आज मेरा घर भी भरा हुआ था। ये हमें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके पास इनविटेशन कार्ड आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ये सबसे पहले हम इनको बधाई देते हैं। ये जो है 150 कार्ड जो है 150 वहाँ से इशू हुए हैं पूरे इंडिया के लिए, और सिरसा में इनका एक कार्ड आया हुआ था इनविटेशन कार्ड, और इसके लिए जो है इनको 15 अगस्त पे वहाँ बुलाया हुआ है।
डाक विभाग ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT 2.0 का सोमवार को स्थानीय डाकघर में शुभारंभ किया। इस नई प्रणाली के लागू होने से भिवानी मंडल के सभी डाकघरों में अब डाक सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो गई हैं। ये कई क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है, जिसका ग्राहकों को सीधा लाभ होगा। इस परियोजना का शुभारंभ आज डाकघर अधीक्षक संजय कुमार ने रिबन काटकर किया। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैसूर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित ये अत्याधुनिक प्रणाली डाक बुकिंग से लेकर वितरण, लेखा और शिकायत निवारण तक सभी प्रमुख कार्यों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करेगी। इसका उद्देश्य सेवाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। उन्होंने कहा कि अब डाकघरों में डाक सेवाओं के लिए नकद की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राहक QR कोड स्कैन करके आसानी से UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। वहीं डाक की डिलीवरी अब और भी सुरक्षित होगी। डिलीवरी की पुष्टि OTP के माध्यम से की जाएगी और GPS सक्षम मोबाइल ऐप का उपयोग करके डाक का वितरण किया जाएगा। ये डाक विभागों की सेवाओं को एक नई पहचान देगा। 22/7 को ये पहले पायलट प्रोजेक्ट में अम्बाला में शुरू हुआ था और 4/8 को भी पूरे इंडिया में चालू हो गया है। इसमें मुख्य तौर पर जो रियल टाइम बुकिंग है, जैसे आप आर्टिकल बुक करवाते हो या आर्टिकल डिलीवरी होती है, रियल टाइम पे अपडेट हो जाएगा। पहले हमारे यहाँ पे 3-4 सॉफ्टवेयर अलग अलग चलते थे, जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, मैकेमिस है, इंश्योरेंस का काम होता है, सैप है, और अभी क्या ये मल्टीपल को एक सिंगल सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया गया है, सिंगल सॉफ्टवेयर में, और ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अभी ID ट्रांसफर करने में 2-4 घंटे लग जाते थे। अभी क्या है कि कोई भी आदमी छुट जाता है तो उससे दूसरा आदमी जाएगा तो OTP से सीधा अपना खोल सकते हैं सिंगल सॉफ्टवेयर को। इससे पब्लिक को के काम में और हमारे काम में भी वो बहुत आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजी गई हिसार निवासी ज्योति मल्होत्रा की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अदालत में पेशी हुई। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि अब तक 5 जुडिशियल रिमांड ज्योति के पूरे हो चुके हैं और अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले न्यायिक हिरासत के 90 दिन पूरे हो जाएंगे और उम्मीद है कि उससे पहले पुलिस चालान पेश कर देगी। चालान मिलने के बाद विश्लेषण कर जमानत याचिका लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ज्योति के पिता ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व राष्ट्रपति के नाम एक प्रेजेंटेशन भेजी है जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी निर्दोष है। इस केस की जांच करवाकर इसकी FIR रद्द की जाए। आज VC के थ्रू पेशी हुई थी और अब अगली डेट 18 अगस्त लगाई गई है। ज्योति को पुलिस ने 17 मई को अरेस्ट किया था और उसके बाद 9 दिन के रिमांड पे लिया था। आरोप ये लगाए गए थे कि पाकिस्तानी ने जासूसी की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने पहले बेल एप्लीकेशन लगाई, उसमें भी कुछ ऐसा कोई सबूत या तथ्य नहीं पेश किया। अभी तक चालान भी पेश नहीं किया है। देखो पुलिस क्या चालान पेश करती है, और अभी तक मतलब ये आरोप ही आरोप और कुछ नहीं है। फिर चालान की कॉपी मिलने के बाद उसको स्टडी किया जाएगा, उसके बाद में बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और इसके अंदर ज्योति मल्होत्रा के पिता ने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को एक रिप्रेजेंटेशन भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसकी बेटी निर्दोष है और उसको गलत फंसाया गया, गलत FIR की गई है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही फतेहाबाद जिले के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बहनों ने इस बार भाइयों से केवल रक्षा का वचन ही नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी लिया है। बहनों ने भाइयों से कहा कि वो उनके नाम का एक पौधा अवश्य लगाएं। भाइयों ने भी इस अनोखे वचन की सराहना की और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इसी बीच भारतीय डाक विभाग ने भी बहनों के लिए खास सुविधा शुरू की है। अब डाकघर में राखियों को सुरक्षित भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करवाए गए हैं। फतेहाबाद पोस्ट मास्टर संदीप कुमार ने बताया कि राखी एक पवित्र त्योहार है। बहनें अपने भाइयों को राखी भेजते समय हमेशा राखी सुरक्षित पहुंचने की चिंता करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक सेवा ने वाटरप्रूफ लिफाफे शुरू किए हैं। इससे राखी किसी भी मौसम में सुरक्षित और बिना खराब हुए पहुंच जाएगी। काफी लोग आ रहे हैं काउंटर पर, राखी के लिफाफे लेके जा रहे हैं
और जो इस बार लिफाफा आया हुआ है वो ये है, ये वाटर प्रूफ लिफाफा है, जिसमें राखी कहीं भी भेज सकते हैं। विदेशों में भी राखी जा रही है, शहर में भी जा रही है, और पूरे देश में राखी यहाँ से बुकिंग हो रही है। और जो सभी है दुकानों से न लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। इस बार काफी उत्साह है राखी के लिए। इसी कड़ी में स्थानीय महिला पूजा रानी ने बताया कि मैंने अपने भाई से कहा है कि इस बार सिर्फ राखी का वचन नहीं बल्कि मेरे नाम का एक पौधा जरूर लगाएं। इससे हमारी धरती भी सुरक्षित होगी। ये परंपरा आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाएगी। भाई बहन के प्यार का त्योहार है, जिससे कि भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। और जिससे मेरे भाई है ना बाहर रहते हैं, ये मैं डाकघर से लेके आई हूँ, जिसमें अपने भाई के लिए राखी को पैक किया है और उसके लिए भेज रही हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और अभी मैं ये लिफाफा लेके आया हूँ डाकघर से। ये वाटरप्रूफ लिफाफा है और मेरा भाई रहता है बेंगलोर में, तो उसके लिए मेरी बहन जो राखी भेजेगी वो इस लिफाफे में भेजेगी। और ये बहुत ही अच्छा लिफाफा है और बढ़िया इस त्यौहार के लिए, मतलब सुरक्षित ये राखी वहाँ तक पहुँच सकती है। ये पवित्र त्यौहार है जो भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। और इस बार जो है कि हम अलग अलग तरीके से मैंने जो है कि रक्षाबंधन का त्यौहार को मनाने का अपने फैसला लिया है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मेरे को कहा है कि इस बार जो है कि आप मेरे नाम का एक पौधा लगाएं और जिसकी जो है कि जीवन भर देखभाल करें, जिसके लिए वो एक उपहार होगा। तो मैंने भी सोचा क्यों ना ये एक अच्छी पहल है, इसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैंने जो है कि इस रक्षाबंधन पर जो है कि पौधा लगाने का फैसला लिया है अपनी बहन के नाम, जो बहुत ही एक अच्छी पहल है। और मैं बाकी लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसी एक अनोखी पहल करें ताकि हमारे जो है प्रकृति का भी इसमें जो है कि फ़ायदा हो, हमारा ही फ़ायदा हो। सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने मुल्तान सावन जोत महोत्सव में गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने का श्रद्धालुओं से आह्वान किया। सोनीपत से श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार जाकर हर साल सावन जोत की पूजा अर्चना कर गंगा में विसर्जित करते हैं। कार्यक्रम में बैंड बाजे व ढोल की थाप पर श्रद्धालु जमकर झूमे और मनमोहक झांकियों ने शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गंगा में पवित्र जोत को विसर्जित किया। बता दें कि 122 साल पहले पाकिस्तान में शुरू हुई इस परंपरा को बंटवारे के बाद पंजाबी समाज के लोग यहाँ लाए थे। अब हरियाणा में कई सभाएं बन गई हैं जो इनका आयोजन करती हैं। इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए मेयर राजीव जैन ने कहा कि ये पर्व हमें हमारी संस्कृति और एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाने का संदेश देता है। हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है कि सावन के महीने में हमारे पंजाबी समाज के लोग जो विशेषकर मुल्तान से आए हैं, माँ गंगा के चरणों में धूमधाम से शोभा यात्राओं के साथ बैंड बाजों के साथ पावन पवित्र जोत को प्रवाहित करके माँ गंगा के चरणों में सभी के सुख की कामना करते हैं। और ये उत्सव हमारे धर्म की आस्था का प्रतीक है, सामाजिक भाईचारे सौहार्द का प्रतीक है। आज जो है आखिरी दिन है, आज सब संपूर्ण हो जाएगा। 4 बजे हनुमान जी का स्वरूप धारण करके पूरी शोभा यात्रा का साथ बैंड बाजों के साथ ढोल नगारों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और जोत को भी साथ लेके चलेंगे। 40 दिन के लिए इन्होंने बिठाते हैं घर पे। 21 दिन के बाद हम इनको मंदिर में लेके आते हैं और 21 दिन कीर्तन होते हैं और भंडारे होते हैं। फिर उसके बाद में हम 3 बड़े बड़े प्रोग्राम जागरण के और भंडारों के करते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।